राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहे थे हम अभी तक। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हमने कल डिस्कस किया था। तो उसमें बेसिकली क्या है, अच्छा साउंड क्लोज कर लो। ठीक है, साउंड तो आ ही रही होगी मेरी, क्योंकि अगर साउंड इसमें ऑन करोगे तो अननेसेसरी डिस्टरबेंस होगा। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं मेमोरी में एट ए टाइम, तो सभी प्रोसेसेस को सीपीयू का इक्वल टाइम मिलता है। जैसे हमने देखा था कि अगर 4 प्रोसेस हैं तो हर एक प्रोसेस को अलग अलग टाइम चाहिए कंप्लीट होने को, लेकिन जो सीपीयू मिलेगा हर प्रोसेस को, वो एट ए टाइम फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। और इस फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम बोलते हैं टाइम क्वांटा। तो अगर टाइम क्वांटा 1 मिली सेकेंड डिसाइड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो पहले चारों प्रोसेस को 1-1 सेकेंड या 1-1 मिनट मिलेगा मेमोरी में। फिर उस जब पहला राउंड फिनिश हो जाएगा, फिर दूसरे राउंड में फिर चारों प्रोसेस को 1-1, मतलब 1-1 मिली सेकेंड या 2-2 या 4-4, 6-6 जितना भी है, वो टाइम क्वांटा डिसाइड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उसके हिसाब से मिलेगा। ये है अपनी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। तो राउंड रॉबिन में क्या है कि अगर किसी मोमेंट पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड चाहिए, मतलब किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर इम्पोर्टेंट है, तो राउंड रॉबिन में केवल उसी को प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें फेयर शेयर है सभी प्रोसेसेस का राउंड रॉबिन में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये होता है ना कि सपोज करो कि क्यू में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई एक इम्पोर्टेंट आदमी है या बीमार है या कुछ है, जैसे तुम वाइवा देने के लिए लगे हो, कोई बीमार है, तो अगर बीमार आदमी को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि ठीक है वो अपना वाइवा दे के चला जाए। तो यही क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हो सकता है उस प्रोग्राम के बिना दूसरे प्रोग्राम ना चल रहे हो, या उस प्रोग्राम का उस टाइम चलना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई तुम सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो तुम अगर सिस्टम चला रहे हो, उस टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं मेमोरी में, और कोई ड्राइवर करप्ट हो गया या कोई फाइल करप्ट हो गई, तो उस टाइम वो डिमांड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर से कि दिस फाइल इज करप्टेड। तो उस फाइल को या तो तुम कहीं से कॉपी करके प्रोवाइड करोगे या दोबारा से इंस्टॉल करोगे। तो अब जो इंस्टॉलेशन है उस फाइल का, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम हो गया कि उस टाइम प्रायोरिटी बेस पे उस फाइल को प्रोवाइड कराना यानी रन कराना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि जब सिस्टम हमारा चलता है। अरे दीपक, क्या बात करूं? तो ऐसी सिचुएशन में कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, हर एक की अपनी एक प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब समझते हो कि उसका प्रीफरेंस, प्राथमिकता। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं मेमोरी में, सभी प्रोसेसेस को एक प्रायोरिटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। प्रायोरिटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है हर एक प्रोसेस को, और जिसकी वैल्यू कम है, जैसे सपोज करो 4 प्रोसेस हैं, एक की प्रायोरिटी नंबर है 3, एक का है 2, एक की है 1, तो जितना वैल्यू कम होगी उसकी प्रायोरिटी उतना ज्यादा होगी। कि तो अब इस बेस पे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को इस बेस पे ही प्रोवाइड करेगा कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो इसको आगे मैं दिखाता हूँ। पहली लाइन है कि हर एक प्रोग्राम या प्रोसेस को बराबर सीपीयू टाइम प्रोवाइड करने से बेटर। ठीक है, मतलब हर एक प्रोसेस को बराबर टाइम ना शेयर करके प्रायोरिटी बेस्ड पे टाइम शेयर करना है। और ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको तीनों पॉइंट्स को पढ़ लो, अगर नहीं क्लियर हो तो एक्सप्लेन करूंगा। तो
अब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, तो इन प्रोसेसेस में ये सारे प्रोसेसेस एक क्यू के फॉर्म में होते हैं, चाहे राउंड रॉबिन हो या फर्स्ट कम फर्स्ट हो, तो उस पर्टिकुलर टाइप की क्यू में वो प्रोसेस हमारे रहते हैं। अब ये मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो जिसकी नंबर कम होगा, वैल्यू कम होगी, कौन सा नंबर, प्रायोरिटी नंबर, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अब इसमें ऑब्वियस है कि जो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं वो पहले एग्जीक्यूट होंगे और जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और जब ज्यादा या जल्दी एग्जीक्यूट होंगे तो उनका क्या है कि ज्यादा सीपीयू टाइम भी लेंगे वो। तो जैसे एसजेएफ में देखा था हमने, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में, कि जो शेड्यूलिंग है वो दो टाइप की हो सकती है, आ जाओ, प्रीम्प्टिव या नॉन प्रीम्प्टिव। हमारे भाई का फोन आ रहा है राजा का। अभी मैं इसको वो कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक है। हाँ, इधर देखो, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगी वो दो वेरिएशन में है एसजेएफ की तरह, कि या तो प्रीम्प्टिव होगी या नॉन प्रीम्प्टिव होगी। तो प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब मैंने बताया भी था, आई थिंक आइडिया होगा। कौन बताएगा प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव? नॉन प्रीम्प्टिव में क्या है कि एक बार सीपीयू जिस प्रोसेस को मिल गया तो वो उसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ेगा। जिस प्रोसेस को सीपीयू मिल गया उसको पूरा एग्जीक्यूट करके ही छोड़ेगा। किसमें? नॉन प्रीम्प्टिव में। और प्रीम्प्टिव में ये है कि कोई प्रोसेस को सीपीयू मिला, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बीच में अगर कोई सिचुएशन आ गई तो वो उस प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर सकता है। बस इतनी बात है, इतना डिफरेंस है। नॉन प्रीम्प्टिव मतलब कि एक बार अगर पकड़ लिया उसने तो जब तक उसको मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर देगा तब तक उससे अलग नहीं होगा। और नॉन प्रीम्प्टिव कि वो अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में ही हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर एक हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, हर एक यूजर को इंटरफेस कर रहा है। तो अब इसमें जैसे हमने प्रीवियस एल्गोरिथम में भी समझा था कि प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव, तो पहले हम नॉन प्रीम्प्टिव का केस लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है एग्जांपल। तो इस एग्जांपल से क्या क्लियर हो रहा है कि मेमोरी में 3 प्रोसेस हैं और बर्स्ट टाइम मींस कि उनको एग्जीक्यूशन के लिए कितना कितना टाइम चाहिए। P1 के लिए 10 चाहिए, P2 को 4 चाहिए, P3 को 6, और प्रायोरिटी दी हुई है 2 1 3। तो प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P2। लेकिन टाइम 0 पर मेमोरी में देखो P2 है क्या? अराइवल टाइम सेज कि टाइम 0 पर P2 तो है ही नहीं मेमोरी में। 2 सेकेंड बाद ही तो P2 आ रहा है मेमोरी में, 2 लिखा है मतलब मेमोरी में ये 2 सेकेंड बाद आ रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 सेकेंड जो प्रोसेसिंग होगी वो P1 या P3 से ही होगी। ओके, तो अब P1 और P3 में सबसे पहले किसको ये पिक करेगा? P1 को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है P3 से। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसमें 2 केस हो सकते हैं ना, नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव। अगर हम नॉन प्रीम्प्टिव की बात करते हैं तो P1 को अगर एक बार कैचअप कर लिया सीपीयू ने तो P1 को कंप्लीट करके छोड़ेगा।
नॉन प्रीम्प्टिव के केस में। तो नॉन प्रीम्प्टिव का केस पहले हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, इसका गैंट चार्ट बना हुआ है नीचे। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब क्या है ना, इस सॉफ्ट कॉपी से क्लास लेना थोड़ा इसलिए इजी होता है कि अगर ये टेबल और गैंट चार्ट में सब यहाँ ड्रॉ करता तो आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। यहाँ सब कुछ क्या है कि प्री प्लान मैंने बना लिया उसको, तो बस केवल समझाना बाकी है। बाकी जो भी चीज जिस मोमेंट पे नहीं समझ में आई, यू कैन क्लियर इट इनसाइड द क्लास। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि ये गैंट चार्ट जो बना हुआ है, 0 से 10 सेकंड के लिए P1 चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर मैंने ये लिखा है बीचों बीच नॉन प्रीम्प्टिव मेथड, मतलब कि 0 टाइम पर इसमें P2 तो है ही नहीं मेमोरी में, तो 0 टाइम पर P1 को कैचअप करेगा। और नॉन प्रीम्प्टिव है तो P1 को एक बार CPU मिल गया तो P1 पूरा एग्जीक्यूट होगा 10 यूनिट के लिए, 10 मिली सेकेंड या सेकेंड जो भी है। एक सेकंड में इसको जरा वो कर दूं। तो देखो, यही सिचुएशन कई बार मेरे साथ आती है कि क्लास ले रहे हैं, कभी कोई काम आ गया, कभी कुछ आ गया, कोई अब ऊपर से फोन आता है तो पिक करना ही होता है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ये जो गैंट चार्ट बना हुआ है, 10 सेकंड तक P1 चलेगा, फिर 10 से 14 तक P2 चलेगा। 10 से 14 क्यों चलेगा P2? क्योंकि बस टाइम जो रिक्वायरमेंट है वो 4 यूनिट की है ना P2 को, और फिर P3 उसके बाद। अब ये है प्रायोरिटी बेस्ड। अब 10 सेकंड पर P2 इसलिए चल रहा है कि P2 मेमोरी में 2 सेकंड पे आ गया था ना। अगर ये स्टार्टिंग में होता है, इसका अराइवल टाइम 0 ही होता। और देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो उसमें क्या है कि अराइवल टाइम अगर गिवन है तब तो तुम्हें कंसीडर करना है, और नहीं अगर गिवन है इसमें तो एज्यूम के ऑल अराइवल आर एट टाइम 0। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0 मान के सॉल्व करना है इसको। और इस तरह के न्यूमेरिकल आते ही हैं एक ना एक एग्जाम में, आसान होते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो इस चार्ट से क्लियर है। अब इस चार्ट से अगर हम वेटिंग टाइम निकालें तो P1 के लिए कितना होगा? वेटिंग टाइम फॉर P1 एकदम कुछ भी जो है, वेटिंग टाइम मतलब कि जब वो मेमोरी में आया प्रोसेस और कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही आया वैसे ही तो स्टार्ट हो गया P1। वेटिंग टाइम कोई नहीं है, इसके लिए 0 है। अभी तक तुम लोग वेटिंग टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। फिर P2 के लिए क्या है वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम फॉर P2 मेमोरी में कितनी देर उसको वेट करना पड़ा? न 10 है न 2 है। ये है मेमोरी में कब आया P2? 2 सेकंड में आया, और स्टार्ट कब हुआ? 10 सेकंड बाद, तो 8 सेकंड है। अरे इसमें कहाँ दिमाग लगाना है? तुम जैसे तुम कहो क्लास में वेटिंग टाइम, तुम क्लास 10 बजे आ गए, तुम्हारी क्लास 10:30 बजे स्टार्ट हुई, तो वेटिंग टाइम आधा घंटे आ गया। वेटिंग टाइम में क्या दिक्कत है? जब मेमोरी में आया प्रोसेस, और आने से लेके और स्टार्ट होने तक। अगर ये पार्ट पार्ट में स्टार्ट होता, अभी तो एक ही बार में पूरा प्रोसेस हो जा रहा है, अगर 2-3 पार्ट में प्रोसेस होता तो पूरा वेटिंग टाइम अलग अलग ऐड करके निकालते। फिर P3 के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 40 सेकेंड, क्योंकि टाइम 0 पर आया और 40 पर स्टार्ट हुआ। उसको कितनी देर मेमोरी में वेट करना पड़ा, सीधी बात यह है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम हम देखें यहाँ से, तो आई थिंक क्लियर है। 0, 8 और 14। तो जनरली एवरेज वेटिंग टाइम निकाला जाता है, तो टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस।
ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, TAT। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, कब प्रोसेस फिनिश हुआ और कब आया था, कितना टाइम उसने व्यतीत किया मेमोरी में। दिस इज द TAT, टर्न अराउंड टाइम। तो इसके लिए टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। P1 P2 P3 के लिए कितना कितना होगा? P1 के लिए कितना है TAT? टोटल टाइम मेमोरी में कितना बिताया किसी प्रोसेस ने, ये दिस इज द टर्न अराउंड टाइम, कब आया कब फिनिश हुआ। तो P1 के लिए 10 सेकेंड हो गया ना, टोटल टाइम डिवोटेड इनसाइड द मेमोरी। P2 के लिए कौन है बाप, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम 12। ओके, कैसे निकाला? फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसमें कहाँ कुछ दिमाग लगाना है, तो छोटी छोटी क्लासेस में हम समझते थे कि वो राम इतने बजे आया इतने बजे गया, कितना टाइम उसने स्कूल में दिया, वही टाइप का क्वेश्चन। और P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम 20 हो जाएगा, 0 सेकेंड पर आया 20 पर फिनिश हुआ। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, बिल्कुल क्लास 2 के क्वेश्चन है। दूसरी तरीका ये है टर्न अराउंड टाइम निकालने का कि वेटिंग टाइम प्लस वर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, जितनी देर उसने वेट किया, या प्लस दूसरा जो उसने टाइम वर्स्ट टाइम, जो उसका जो टाइम है। भाई मेमोरी में कोई प्रोसेस रहेगा तो या तो वेट करेगा या चलेगा, तो जितनी देर उसका बर्स्ट टाइम है वो टाइम प्लस वेटिंग टाइम, वो टोटल टर्न अराउंड टाइम आ गया। या फिर उसका फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक, अब इसमें प्रीम्प्टिव मेथड, ठीक है, प्रीम्प्टिव मेथड की बात करते हैं। प्रीम्प्टिव मेथड क्या है? अब प्रीम्प्टिव का जो गैंट चार्ट बना हुआ है वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये स्क्रीन चली गई क्या? ठीक है, तो जो ये गैंट चार्ट बना हुआ है इससे क्लियर है? सेम एग्जांपल है, लेकिन हम इसको प्रीम्प्टिव मेथड से प्रोसेस कर रहे हैं। प्रीम्प्टिव, तो प्रीम्प्टिव में क्या होगा कि स्टार्टिंग के 2 सेकेंड मेमोरी में P2 तो है नहीं, और 2 सेकेंड बाद जब P2 आ जाएगा तो इसकी प्रायोरिटी हायर है, तो फिर P2 चलने लगेगा 2 सेकेंड बाद। अगर नॉन प्रीम्प्टिव था तो एक बार P1 स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट हो जाएगा P1, तब चल जाएगा पूरा। ठीक है, और P2 में मतलब ये 2 सेकेंड बाद P2 चल रहा है, ये क्लियर है ना, इसमें प्रीम्प्टिव मेथड। और उसके बाद 6 से 14 P1 फिर चलेगा। क्यों चलेगा? देखो 0 से 2 सेकेंड तक केवल P1 और P3 है, तो P1 चला 2 सेकेंड तक। 2 सेकेंड बाद क्या हुआ, ये P2 आया, तो वो 4 सेकेंड की टाइम चाहिए उसको, 4 यूनिट, तो 6 सेकेंड तक चला P2। इसके बाद एग्जीक्यूशन फिनिश। तो टोटल 6 सेकेंड बाद अब मेमोरी में कौन कौन सी प्रोसेस बचे? P1 और P3। तो फिर P1 की प्रायोरिटी हाई है, P1 की प्रायोरिटी हाई है ना,
तो फिर P1 चलेगा। और ये 14 तक क्यों चलेगा? 2 पहले चल चुका है, 8 अब प्रोसेस होगा। और P1 पूरा कंप्लीट हो गया तो P3 ही बचा मेमोरी में, वो 6 यूनिट के लिए P3 चलेगा। तो इसका वेट टाइम देखो, वैसे तो नीचे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आई थिंक क्लियर है सबको कि P1 के लिए वेट टाइम शुरुआत में तो तुरंत ये चल गया 0 प्लस, दोबारा इसको कब वेट करना पड़ा P1 को? 2 से 6 सेकंड तक वेट करना पड़ा ना P1 को। P1 के लिए वेट टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले जब मेमोरी में आया तो तुरंत स्टार्ट हो गया P1, तो 0 इसमें नीचे लिखा है वेटिंग टाइम फॉर P1 प्लस 6 माइनस 2 क्यों किया? P2 चल रहा था तब तक P1 को वेट करना पड़ा P1 को, तो वो 6 माइनस 2 तो 4 यूनिट आ गया। फिर P2 के लिए वेटिंग टाइम 0 होगा कि 2 होगा? P2 के लिए वेटिंग टाइम 0 होगा, क्लियर है ना? क्यों होगा? 2 होगा P2 के लिए वेटिंग टाइम। ये 2 सेकंड में आ रहा है, 2 सेकंड बाद मेमोरी में, अगर 0 सेकंड पे आया होता तो 2 होता इसका। जब 2 सेकंड पे आ रहा है, वो तुरंत चल रहा है, तो कहाँ वेट करना पड़ा इसको? और P3 के लिए वेटिंग टाइम क्लियर ही है, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। और TAT कैसे निकालेंगे? वेट टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो वेट टाइम अगर टोटल 18 है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3, सभी प्रोसेसेस का टोटल वेट टाइम नहीं सॉरी हाँ, तो टर्न अराउंड टाइम टोटल हम निकालते हैं ना, अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग बात अलग होगी। टोटल टर्न अराउंड टाइम का मतलब टोटल TAT, तो टोटल वेट टाइम प्लस टोटल बर्स्ट टाइम। तो टोटल वेट टाइम हमारा 14 प्लस 4 18 है, और टोटल बर्स्ट टाइम 10 प्लस 4 प्लस 6 20 है, तो ये TAT 38 आ गया। और अगर हम इसमें सेपरेट TAT निकालें तो P1 के लिए TAT कितना होगा? TAT टर्न अराउंड टाइम, TAT की बात कर रहे हैं, वेट टाइम नहीं। टोटल टाइम elapsed इन मेमोरी। P1 के लिए TAT कोई नहीं निकाल पा रहा है? P1 के लिए कैसे निकलेगा? टोटल टर्न अराउंड टाइम फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो P1 के लिए आया 14, ठीक है। P2 के लिए जो टर्न अराउंड टाइम होगा वो कितना होगा? 6 माइनस 2, 6 सेकेंड पर फिनिश हुआ और 2 सेकेंड पर मेमोरी में आया था, 4 हो गया। P3 के लिए 20 सेकेंड पर फिनिश हुआ
-0 20। तो टोटल TAT कितना आया? 38 आ गया। तो चाहे ऐसे निकालो अलग अलग करके ऐड करके, या वेट टाइम प्लस बस टाइम करके, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल है क्या? अच्छा, ये पिछला वाला था, ठीक है। जो प्रीएम्प्टिव मेथड है उसका 30 है। So by this we have completed the lecture for priority scheduling. So if any doubt is there, ask it to me.